मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ। आनंद मिश्रा जी का मैं कार्यकाल देखा हूँ असम में। आपके अकाउंट में कितना पैसा है? देखिए मेरे पर्सनल अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में होगा 7-8 लाख रुपए के आसपास। बस बहुत है भाई। मैं दर दर घूमा हूँ वहाँ दिल्ली में भी, मुझे इतने जगह पे मुझे इवन उनके पीए पियोन्स तक थे। ऐसा धमकी दे रहा पर से, बट वो मीठी मीठी जुबान में काफी सारे लोग हैं जो कि आपको हर तरह से, हमें तो कुछ लोग अभी कर रहे हैं वोट फॉर बीजेपी, कुछ लोग कर रहे हैं वोट फॉर कांग्रेस। सो बीजेपी या फिर कांग्रेस, ये देश रहना चाहिए। ये बात कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। चाहे कोई भी पार्टी आए सेंटर पे, बस देश रहना चाहिए। सो ये गाइस, एक और नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो देखो यार, आप लोगों ने शायद वोटिंग तो कर लिया होगा। वैसे मैं इस बार मतलब वोट दे नहीं पाया क्योंकि यार मैं घर से बाहर था एंड वापस घर जाके बस वोट के लिए जाना आना मेरे से हुआ नहीं। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, तो इसी कारण से अगर आपने दिया हो तो यार वेरी गुड, वेरी नाइस। तो वैसे आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे के ऊपर कि 4 जून को तो वैसे भी आउट हो जाएगा रिजल्ट। उसके बाद देखते हैं कि सेंटर पे कौन बैठता है एंड वो कैसा करके अपने जो कंट्री इंडिया को कैसा करके लीड करता है, कैसा करके प्रोग्रेस करता है, तो वो चीज़ रहेगा। तो वैसे आज हम स्पेशली बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिनको मैं जानता हूँ एंड जिनके साथ मैं बहुत सारा कैंपेन किया हुआ है, राइड किया हुआ है। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ आनंद मिश्रा सर जी के बारे में। तो जिनको नहीं मालूम, मैं बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आनंद मिश्रा एक IPS रह चुके हैं आसाम के। कम से कम उनका 20 साल का एक्सपीरियंस है IPS में एंड अभी फ़िलहाल जनवरी को उन्होंने IPS से रिज़ाइन करके वो अभी पॉलिटिक्स में आ गए हैं। लोकसभा इलेक्शन के थ्रू वो अभी कैंपेन चला रहे हैं एंड वो बक्सर बिहार से बिलोंग करते हैं एंड 1 जून को है उनका वोटिंग है बक्सर पे। तो जितने भी बक्सर के लोग अगर इनके ये वीडियो अगर देख लेते हो ना, तो बस पूरा देखना तो ठीक है। तो हम एक्चुअली ये बात कर रहे थे ना, तो देखो यार, सर ने रिसेंटली जो IPS इतना अच्छा खासा नौकरी छोड़ने के जो पीछे जो रीज़न उन्होंने कहा है कि यार उनको अपना जो भी एरिया है, जो प्लेस से जो बिलोंग करते हैं, उसको डेवलप करना है। तो इसी कारण से उनको IPS छोड़ना पड़ा एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो यूट्यूब में। तो जितने लोग भी आनंद सर को फॉलो करते हैं, शायद उन्होंने बहुत सारा इंटरव्यू देखा होगा आनंद सर का। वो अभी किस तरीके से कैंपेन चला रहे हैं बक्सर पे एंड उनका जो इंटरव्यू है ना, बहुत ही यार अच्छा रहता है, बहुत ही स्ट्रेट रहता है एंड उनका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल मतलब कि स्ट्रेट है, मतलब कि कोई डाउट नहीं है उनके माइंड पे। अभी जो भी स्टेप लेने जा रहे हैं या फिर जीतेंगे हारेंगे, मतलब कि कुछ भी होगा तो ना, उनका माइंडसेट बिल्कुल, उनका गोल बिल्कुल क्लियर है, बक्सर को डेवलप करना है, अपने प्लेस को डेवलप करना है। सो गाइस, अभी एक छोटा सा इंटरव्यू देखते हैं आनंद मिश्रा सर जी के, जो उन्होंने हाल ही में एक न्यूज़ चैनल में दिया था। मैं इस समय आनंद मिश्रा के पास हूं, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन कई सवाल यहां जन्म ले रहे हैं। वजह यह है कि इनके द्वारा कई जगह कहा गया है कि कोई बड़ी पार्टी है जो उनको धमका रही है और उनको कई बातें बता रही है। हम पहले जानने का प्रयास करेंगे कि किसने धमकाया आनंद मिश्रा? नहीं, देखिए ये कोई धमकाया मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मुझे ऐसा धमकी दे रहा पर से, बट वो मीठी मीठी जुबान में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि आपको हर तरह से, हमें तो छोड़िए, हमारे कार्यकर्ताओं को जो हमसे सपोर्ट करें उनको जेन्युइनली धमकी दी जा रही है और हर तरह की, तुम्हें देख लेंगे हम, चुनाव के बाद देख लेंगे, तुम ज़्यादा उड़ रहे हो। जैसे आपने कहा मुख्यमंत्री आए थे जो आपको बातें बोल रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं, मैं तो उनको स्टार प्रचारक हमारा मानता हूँ और मैं जानता हूँ ये बहुत बड़े दिल के आदमी हैं। तो ये आए क्योंकि देखिए उनके भी तो कंपल्शन से आना पड़ेगा ही एक पार्टी में। तो मैं घबराइए नहीं, 4 के बाद उसको लेकर जाऊँ। देखिए ये जो बातें हैं ये अपने कार्य का, घबराइए नहीं। तो आप समझिए मतलब घबराहट है, ये तो समझिए घबराहट है। और क्यों घबराहट है? क्योंकि वो हार रहे हैं। तो इसीलिए वो ऐसी बात कहें कि मनोबल बढ़ाने के लिए कि जो कार्यकर्ता उनके टूट के, अभी 61 आपके जो प्रखंड के जो प्रमुख हैं रतन जी, वो आके हमको ज्वाइन कर लिए भाजपा के। वो अभी 1 हफ्ते पहले की बात है। तो आप देखिए, आपके लोग टूट के हमारे पास आ रहे हैं, आप उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसी बातें करना पड़ रहा है। ये मोटरसाइकिल चलाने वाला हमें लोग नहीं चाहिए, हमें कश्मीर भारत में लेने वाला हीरो चाहिए। मुझे देखिए ये खराब लगता है कि हम तो अपने आप को उस परिवार का हिस्सा ही मानते चलते थे, मेरे परिवार ने मुझे अपनाया ही नहीं और मेरी गलती भी क्या है सोचिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक ऐसा परिवार, एक जो संगठन है भाजपा का और संघ का, एक ऐसा है जिसको इतने सालों से लोगों ने सींच के खड़ा किया और आज जैसे हम जैसे लोग हैं जो कि इनका योद्धा बन के काम करना चाहते हैं। उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो झूठ बोल के आया है कि बीजेपी ज्वाइन। मैं कहाँ झूठ बोला? मैं तो आज भी कहता हूँ मैं बीजेपी ज्वाइन करने को बोला था, मैं आज भी कहता हूँ मैं संगठन ज्वाइन। आप लोगों ने करवाया नहीं। इतने बड़े वो अब तो राष्ट्रीय लेवल पे हो गए माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका इतना भी नहीं चला कि वो मुझे पार्टी ज्वाइन करवा सके। आप सोचिए, मैं दर दर घूमा हूँ वहाँ दिल्ली में भी, मुझे इतने जगह पे, मुझे इवन उनके पीए पियोन्स तक थे जो कि दर दर घुमाए मेरे को कि आप मिलने के लिए मैं जाऊँ, वो मिलने ना दे, बात करना चाहूँ बात करने ना दे। एक भाई साहब, मैं तो पहुंचा, एक मतलब नाम नहीं बताऊं उनके यहाँ पे, तो उनके बंगले पे बुलाया गया मुझे। तो मुझे लगा चलो मिलेंगे। पहुंचा तो बोलता है मिलके मुझे कि मुझसे मिले उनसे मिले एक ही बात है।
और उनको पता भी नहीं होगा कि उनके नीचे वाले लोग ऐसी बातें करके लोगों को, और वो भी एक ऐसे प्रोफाइल के आदमी को, मैं तो इतना तो रिस्पेक्ट करना है कि आईपीएस छोड़ के आया है बंदा, तो ही इज जस्ट नॉट लाइक एनीथिंग ना। तो आप इतना रिस्पेक्ट करिए कि पढ़ा लिखा आदमी समझदार है, आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं तो डे 1 से बोला था मुझे संगठन में काम करने का मौका दीजिए। मैं तो टिकट के लिए पहले बोला ही नहीं था, मैं बोला संगठन के लिए दीजिए। आपने मजबूर कर दिया मुझे यहाँ पे इलेक्शन में लड़ने के लिए। मैं जरूर, ये हुआ था बाद में, तो मैं जरूर बोला था, इस बात को मेंशन किया था कि हाँ मुझे टिकट देते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं काम करना चाहूंगा। मैं यही देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सब लोग एक हो गए हैं एक साथ, और मैं इधर निर्दलीय के हिसाब से हम लोग मतलब बक्सर अकेला पड़ गया है लड़ने के खिलाफ में। आप देखा जाए तो कि इसमें मिथिलेश जी की ने हार मान लिया है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने मेरे नेम से के खड़ा किया यहाँ पे, उस दिन उन्होंने हार का अपना डंका फूंक दिया। और उसके बाद जो जो घटनाक्रम में होता गया आप देखते जाइए। और हमारे साथ मैक्सिमम मैं बताऊं कि 60% से ज़्यादा जो उनके सो कॉल्ड कार्यकर्ता हैं थे, तो जिनको समझ में आ गया कि धरती के ऊपर, अपनी मिट्टी के ऊपर पार्टी नहीं होती, तो वो, और अगर एक उम्मीदवार अच्छा होता तो शायद मैं भी उनके सपोर्ट में रहता। लेकिन इसलिए अभी हम लोग सब साथ आ गए हैं, और उनको जब पता चला कि वो हार रहे हैं तो मैं ना जीत जाऊं, तो मुझे हराने के लिए कैंडिडेट खड़ा किए, और अभी राजद के साथ मिलकर मुझे हराने के लिए पूरी तरह से प्रयास हो। मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ। आनंद मिश्रा जी का मैं कार्यकाल देखा हूँ आसाम में, और जो आईपीएस थे जो चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, उनके जैसा नेता यदि हिंदुस्तान में हो जाए तो देश का कल्याण हो जाएगा। इतना जब भी आप पॉलिटिक्स की जिक्र कर रहे हैं तो सवाल ये उठता है लोगों के जहन में कि पैसा कितना है, पैसा कितना खर्च करेंगे। चुनाव में तो पैसा महत्वपूर्ण होता है। आपके अकाउंट में कितना पैसा है? देखिए, मेरे पर्सनल अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में होगा 7-8 लाख रुपए के आसपास। बस बहुत है भाई। और लोकसभा का चुनाव लड़ने नहीं, मैं अपना पैसा लगा थोड़ी, लोग का सब पागल थोड़ी हूँ, ये नहीं कर रहा भाई, इतना बेवकूफ़ी। तो कहाँ से आ रहा है? मैं बता रहा हूँ, है लोग हैं, मित्र हैं हमारे, काफ़ी सारे सहयोगी हैं, मित्र हैं। अभी ये सारे जो भाई आपको देख रहे हैं सब, कल तो खड़े हम 70,000 रुपये मिल गया, आप सोच सकते हो। खड़े मैं बोला कि भाई से पैसे नहीं है, ठकाठक करे 70,000 रुपये में, कहा यार ये तो बड़ा सही है। तो ये जो प्रेम है ना, देखिए अगर आप सही उद्देश्य लेके चले हैं, पैसे की कमी के लिए आज तक इस धरती पे कोई यज्ञ नहीं रुका है। ये जो प्रत्याशी है मिथिलेश तिवारी, उनका एक इंटरव्यू आज देख रहे थे, वो कह रहे थे कि आनंद मिश्रा जी जो है बात अगर नहीं मान रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब आरजेडी से मिले हुए हैं और जो है बीजेपी को हराने के लिए सब कर रहा है। देखिए, इसमें आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि अपनी आईपीएस की नौकरी छोड़ के कोई ये तुच्छ काम करने आया, किसी का एजेंट बने। मैं सुना कुछ लोग कह रहे हैं कि निर्दलीय लोग पैसे लेके आए हैं। वो तो कह रहे हैं कि महागठबंधन और एनडीए, बाकी बीच में कहाँ कोई। हाँ तो ठीक है, बस देख लेते हैं। हाँ, तो आप भी चुनौती दे रहे हैं। नहीं, चुनौती नहीं है। अब ये अच्छी बात है ना। आपको अपना देखिए ओपोनेंट मानना ही। मैं तो बताया, मैं तो किसी को ओपोनेंट मान ही नहीं रहा। मैं सोच रहा मैं अकेला दौड़ रहा हूँ। मैं तो आपको बताया, मैं तो पूरे 20 लाख वोट के ऊपर लगा हुआ हूँ। आप कहाँ आप एक दूसरे से कंपटीशन में लगा। मैं तो पूरा 20 लाख वोट चाहिए मुझे। मैं तो उस लेवल पे काम कर रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। बट ये ज़रूर कहूँगा कि काफ़ी मैच्योर्ड लोग हैं इस पॉलिटिकल एरिना में। जो भी मैच्योर्ड लोग हैं उनको मैच्योर्डली अपना पक्ष रखना चाहिए, यही मैं एक्सपेक्ट करूँगा, क्योंकि बक्सर को गंदा नहीं करना है यहाँ पे, है ना। अच्छा, मेरे जैसे जो युवा है या हमारे जो छोटे भाई हैं और कम उम्र के जो लोग हैं, वो बड़ा कंफ्यूज आपको देख के हो जाएंगे कि जो है आईपीएस बनने का सपना लोग देखता है, एक अच्छा जॉब मिल जाए, एक अच्छा जो है जीवन बीते, लेकिन यहाँ आईपीएस जो है वो जॉब छोड़ के पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो क्यों ना शुरू से पॉलिटिक्स किया जाए। नहीं, ये देखिए, ये चीज़ है, मैंने कुछ और इंटरव्यूज़ में बताया है। ये समझिए कि मैंने करीब 13 ईयर्स इसमें काम किया है ना। और 13 ईयर्स में ऐसे काम किया है कि 5-10 कई सारे ऐसे भी लोग हैं कि 5-10 आईपीएस ऑफिसर्स के मिला के उनके 30-30 साल के करियर में भी उतना काम नहीं किया होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा अचीवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद मैं ज़िंदगी में जितना अचीव करना चाहिए था वो सब कर चुका था उस पॉइंट में। मैं अपने सैलरी, अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से ज़्यादा उसमें मैं डिलीवर कर चुका हूँ काम, नंबर 1। दूसरा होता है, आप जो कह रहे हैं कि छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। मेरा सपना, मैं आज भी बोला ना कि अगर मैं फिर जन्म लूँगा मैं फिर आईपीएस ऑफिसर बनूंगा। हाँ, आई विल बी रीबॉर्न टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। फिर काम करूँगा, फिर आई सी कि आगे क्या करना है। तो इतने साल काम करके जब आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि येस आई हैव डन माई जॉब वेल, और फिर आपके पास एनर्जी है, आइडियाज़ है, विल है, करने की इच्छा है, तो यार आप उसको घुट के तो नहीं रह सकते ना। यू हैव टू स्प्रेड आउट। आपको अपने विंग्स बड़े करने पड़ेंगे। अगर आप यू आर ए स्मॉल, आप छोटे से एक स्पैरो थे, दौड़ रहे थे, सडनली आपको महसूस हो कबूतर बन गया हूँ या चील बन गया हूँ, तो आप उस लेवल का आकाश पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो मुझे अपने ऊपर ये भरोसा है कि मैं बेहतर काम कर सकता हूँ, बड़ा काम कर सकता हूँ और ज़्यादा मैच्योर और गहरे काम कर सकता हूँ। जो कर रहा था वो भी है, लेकिन मैं एक बड़े लेवल पे काम कर सकता हूँ। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, बक्सर से जाके एक बार वोट कर देना आनंद सर को यार, प्लीज़। क्योंकि यार कोई आईपीएस ऐसे नहीं बन जाता है यार। कम से कम 10 साल का मेहनत लगता है, उसके बाद फिर से 20 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद आईपीएस के बाद जाके उन्होंने एक ही बार डिसीजन लिया कि यार जो अपना प्लेस है उसको डेवलप करना है। तो आई थिंक आज के वीडियो में बस इतना ही था। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में। चलो बाय गाइस, टेक केयर।